अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश की। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसे प्रोफेशनल से करवाते हैं जो रिहैब फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ भी मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल और इंफॉर्मेशनल सेशंस और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस फ़ौरन से पहले। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ और आज के सेशन में हमें दोहा कतर से ज्वाइन किया हमें सफ़ा परवेज़ ने। ये स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं और डिफरेंट सेटिंग्स में काम कर चुकी हैं इंक्लूडिंग टीचिंग एज वेल। Currently, she is serving as senior speech language pathologist in an organization in Doha, Qatar. इसके अलावा अपने पाकिस्तान में क्लाइंट्स को ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में मज़ीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस सफ़ा परवेज़ के आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much for inviting me. आपने reach out किया, आपने contact किया. Thank you so much. It's a great initiative for parents, for even for professionals as well. We get to know each other, and I'm so happy that you have started this initiative. आपने ये सब कुछ शुरू किया. आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स। तो मैं सफ़ा हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को बताइए अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड का जो स्पेशल नीड्स या इस फील्ड से रिलेटेड है एंड अपनी प्रोफेशनल जर्नी का थोड़ा हमें तारुफ कराइए कहाँ कहाँ से होते होते यहाँ पहुँचे हैं आप। मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हर चीज का रास्ता रखा होता है. एवरीथिंग इज प्लान अल्लाह ताला के सिस्टम में. हम प्लानिंग करते हैं और अल्लाह ताला अलग प्लानिंग करते हैं. आई वांट टू शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस हियर. मेरी एक भांजी थी. अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हर. शी वाज मैंने उस वक्त एफएससी का एग्जाम दिया था और हम लोग वेट कर रहे थे फॉर माय एमकैट और मेडिकल में एडमिशन हो जाए उसका. मेरा एमकैट था ऑन ऑन 30th अक्टूबर. एंड मेरी भांजी बोलती नहीं थी, बातें नहीं करती थी. उसको एडेनॉइड का प्रॉब्लम था. शी हैज हाइपर ट्रॉफिड एडेनॉइड्स. एडेनॉइड्स नाक के अंदर गुदगुदे होती हैं, वो बढ़ गई में थी उसकी. और वो रात को सोते में कराटे लेती थी. मुझे उस वक्त तक ये नहीं पता था कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि मैंने एफएससी की थी बट आगे मैं नहीं बढ़ी थी अभी. उसके साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा. मेरी भांजी उस वक्त दुबई में रहती थी. वो लोग दुबई से आए हुए थे पाकिस्तान और वो मेरे साथ ही थी, क्योंकि मेरे पास कुछ ना करने के लिए. एफएससी कर ली, दुनिया खत्म हो गई, नो मोर एजुकेशन, आगे क्या करना नहीं पता, कहाँ जाना है. तो हर कॉलेज में मेरे अम्मा पापा ने मेरे साथ बहुत, मेरी अम्मा ने स्पेसिफिकली बहुत मेरे साथ स्ट्रगल किया है. मुझे हर कॉलेज में एनसीए, पंजाब यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड, कोई कॉलेज लाहौर का नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने नहीं अप्लाई किया था. इन इन ऑलमोस्ट एवरी डिसिप्लिन. क्योंकि मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना आगे. अनफॉर्चुनेटली नबीहा मेरी भांजी का नाम था, उसकी डेथ हो गई स्लीप एपनिया की वजह से. स्लीप एपनिया एक बहुत सीरियस इशू है पाकिस्तान में. मैं जब भी कभी कंसल्टेशन करती हूँ, मुझे लग रहा होता है कि बच्चे का ये मसला है, तो मुझे एकदम नबीहा याद आ जाती है और मुझे सब कुछ. मैं जरूर मदर को कहती हूँ कि डू अ कंसल्टेशन. हम इसके बारे में फिर कभी किसी दिन स्लीप एपनिया के बारे में कोई आई वांट के एक सेशन जरूर हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन है. हम्म। हमने शिदाइड, उसकी डेथ हो गई. और मैं उससे इतनी अटैच थी कि मैं मुझे बहुत दैट वाज ऑन माय हार्ट. तो नबीहा की डेथ हुई अक्टूबर में और नवंबर में मुझे एक न्यूज़पेपर में ऐड आता है एफएमएच की तरफ से कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में एडमिशन ओपन है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इन पंजाब. क्योंकि पहले ये डिग्री हो रही थी कराची में, पाकिस्तान पंजाब में ये डिग्री शुरू नहीं थी. वो जैसे पहली दफा वो शुरू कर रही थी. मेरी भांजी को आई फॉरगॉट टू मेंशन कि हम उसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके भी गए कि क्यों नहीं बोलती अभी तक, ये 2.5 साल की हो गई, अभी तक बातें नहीं करती है. तो उसने हमें बताया कि ये इसकी सांस जो है वो अंदर की तरफ नहीं लेती है, जो हमारा प्रोसीजर था. तो मुझे बाद में समझ उसका मसला क्या था. हम्म। एंड आई वाज सो अटैच्ड विद माय नीस कि मैंने बोला कि नहीं, मुझे स्पीच थेरेपिस्ट ही बनना है. उसकी डेथ भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हुई थी. और जब मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल से उस वक्त निकल रही थी हम उसको लेके, तो मैंने सोचा था अब मैं वापस यहाँ पे नहीं आऊंगी. सो यू नो हम्म। अल्लाह प्लान्स एंड प्लान टुगेदर. सो मेरा फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया स्पीच थेरेपी के प्रोग्राम में. पहले मेरा एफएमएच में हुआ, फिर मैंने शिफ्ट किया क्योंकि एफएमएच में मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट हैविंग. बहुत अच्छी एजुकेशन थी, बहुत अच्छी एजुकेशन थी, बट मुझे लग रहा था कि आई नीड मोर पेशेंस एक्सपोजर. तो मुझे चिल्ड्रन में मिल रहा था, गवर्नमेंट सेटअप था. एंड आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू चिल्ड्रन हॉस्पिटल. वहां पे फिर मैंने 4 साल गुजारे और मैंने बहुत मरीज देखा.
मुझे लगा कि ये तो एक और ही दुनिया है कि यहाँ पे तो इतना मरीज है, इतना पेशेंट है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बहुत दूर दराज से लोग आते थे, सवात से, बहुत दूर दराज से लोग आते थे। एंड आई हैड इनफ clinical experience there. Children Hospital trains you so well in this my field specifically. जितने भी वहाँ के graduates हैं सबका clinical I believe they train you so well. And then I started working. जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया अपना पूरा, मैंने ग्रेजुएशन के दौरान भी 2-3 जॉब्स की सर्टेन प्राइवेट सेक्टर्स में जिनका मुझे बहुत इम्पैक्ट हुआ। एक ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त खुली थी जो इंटरनेशनल सर्विस को लेके आते थे, मैंने उनके साथ काम किया ड्यूरिंग माय जर्नी ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन। और फिर उसके बाद फिर मैंने अपना जॉब्स करना शुरू किया। मैंने राइजिंग सन में काम किया, फिर मेरी यूनिवर्सिटी लाहौर में जॉब हो गई, मैं वहां चली गई। मुझे टीचिंग में अल्लाह ताला ले आया है। टीचिंग के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ का एक प्रोजेक्ट था रूट्स एंड ऑटिज्म सेंटर, हमने उसको एस्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प की। उसका क्या प्रोटोकॉल होगा, उधर चीफ सर्विस कैसे काम करेंगे, सो वी वर वर्किंग ऑन दैट टू। वहाँ भी क्लिनिकल साथ साथ चलता रहा। मैंने न्याजी में क्लिनिकल करना शुरू कर दिया। मैंने क्लिनिकल कभी छोड़ा नहीं, जब तक मैं काम करती रही मैंने अपने पेशेंट्स को देखा बसा। एंड इट्स नेवर कि मुझे कभी भी मैंने किसी को कहा हो कि मुझे रेफरल भेजें या मुझे पेशेंट भेजें। It was always word of mouth and it was always from different people and there were lots of बहुत reflux था patients का। फिर उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी और मैं जॉब होगी, मैं टीचिंग, मेरी ट्रेनिंग हुई टीचिंग कैसे करनी है, मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स अभी जो वहाँ पे हमने पौधे लगाए थे वो बहुत सी और यूनिवर्सिटीज में एज लेक्चरर्स इवन असिस्टेंट प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि स्टूडेंट्स ने बिल्ड करना शुरू किया। मुझे रिसर्च का बड़ा मौका मिला वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। मैंने कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया, पेपर्स प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा हमारी थी। उसके बाद फिर मेरी किंग एडवर्ड में जॉब हो गई। किंग एडवर्ड में देयर वाज अनदर एस्पेक्ट ओपन ऑन मी बिकॉज आई हैड टू सी पेशेंट्स इन मेयो हॉस्पिटल। और मेयो हॉस्पिटल में एक और लेवल ऑफ पेशेंट आता था। उसमें एडल्ट्स बहुत ज्यादा आते थे, उसमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा आती थी। तो मेरा एक और एक्सपोजर था, मेरा रोल डिफरेंट हो गया था। मैंने स्टूडेंट्स को बताना था, मैंने एज रोल मॉडल बिहेव करना था, मैंने उनको सिखाना था, क्लिनिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस देनी थी, मैंने सेशंस लेना सिखाए, मैंने नोट्स बनाना सिखाए। बहुत से मेरे स्पीच थेरेपिस्ट जो कि एल्बर्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं वो भी बहुत अच्छी पोस्ट पे, कुछ पाकिस्तान में कुछ पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं। और हमेशा अपने लगाए पौधे को देखना खुशी मिलती है बहुत ज्यादा। मेयो हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट का रिफ्लक्स है, बहुत ज्यादा पेशेंट का रिफ्लक्स है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट्स मैंने देखे, सिंड्रोम्स के पेशेंट्स थे, मल्टीपल टाइप्स के पेशेंट्स थे। इसके दौरान ही में मेरा एक और कोलैबोरेशन हुआ था। वी हैव अ वेरी नाइस फ्रेंड लुबना सावर, उनके साथ वहां पे भी मैंने बहुत से पेशेंट्स देखे। देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जो जिनकी कोमोर्बिडिटीज थी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटिज्म है और ब्लाइंडनेस भी है साथ में, और ये बहुत, क्या ऑटिज्म है और सेंसिटिव हियरिंग लॉस भी है साथ में, कॉक्लियर इम्प्लांट भी हुआ है और ऑटिज्म भी है। तो ऐसे बहुत से मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज के साथ पेशेंट्स देखे। लेकिन बहुत ज्यादा मैंने नोटिस किया कि अल्लाह ने मुझे हमेशा बच्चों में रखा ज्यादा और पीडियाट्रिक पॉपुलेशन का बहुत एक्सपोजर दिया। सिंस आई ज्वाइंड द स्पीच थेरेपी प्रोफेशन, जब तक मैं स्टूडेंट थी उस वक्त से, आई हैड लॉट्स ऑफ किड्स ऑन माय केस लोड। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। तो आई हैव लाइक एक्सपीरियंस ऑफ लाइक मोर देन 10 years नाउ। तो फिर उसके बाद किंग एडवर्ड में मैंने तकरीबन इट्स बीन 6 years दैट आई टॉट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फिर मेरी कतर में जॉब हो गई और हम यहाँ आ गए। यहाँ पे एक और तरह का सिस्टम है, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल नेशनैलिटीज के लोग हैं जो सब वी बेसिकली यूज इंग्लिश एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन। उनके बच्चे यूजुअली घर में इंग्लिश ही बोलते हैं, अरबिक नहीं इतना एक्सपोजर यहाँ पे उनको। तो बहुत सी नेशनलिटीज के पेशेंट्स, ब्राजील के पेशेंट्स, यूके यूएसए के पेशेंट्स, पाकिस्तानी फैमिलीज बहुत ज्यादा यहाँ पे होती हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, वी हैव पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है। यस, तो आई एम डूइंग माय ट्रेनिंग्स इन बिटवीन। तो या इट्स अल्लाह ताला ने सब कुछ प्लान किया होता है एंड इट फिट्स, अपने पजल में जाके फिट हो जाता है। सो आई एम ब्लेस्ड, शुक्र। राइट। अच्छा, एक चीज हम और पूछना चाहेंगे व्यूअर्स को या आम जनरल पब्लिक को, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप कह सकती हैं कि शायद नहीं होती। तो हम चाहेंगे कि अगर ब्रीफली आप थोड़ा सा बता सकें कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट करता क्या है और किन किन एस्पेक्ट्स पे काम कर रहा होता Okay. I feel a speech language pathologist should now be called as a speech language and feeding specialist. क्योंकि हम
ये एक डोमेन ऐसा है जो कि पाकिस्तान में थोड़ा-सा नेग्लेक्टेड है, जो मैंने बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखा है कि वी वर्क मोर ऑन दैट एस्पेक्ट एज़ वेल। आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये क्या होता है। Um, a speech language pathologist usually works with a holistic approach to let a child communicate। मतलब I'm sorry कि मैं बहुत, क्योंकि यहाँ पे हम इंग्लिश में बहुत बात करते हैं तो मेरा ज्यादा उसमें हो जाता हूँ मैं। स्पीच थेरेपिस्ट क्या करता है कि वो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बच्चों के साथ और बड़ों के साथ हर इंसान को हर एज के लेवल को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। बेशक वो वॉइस की प्रॉब्लम हो, बेशक वो रुक-रुक के बात करने की प्रॉब्लम्स हो, बेशक वो बात की समझ नहीं आती की प्रॉब्लम्स हो, या बेशक वो ज़हन में बात बनती नहीं है, लफ्ज़ों को पता नहीं चलता मैंने कैसे चुनाव करना है, उसके प्रॉब्लम्स हों, या बेशक वो मैं दोस्ती नहीं कर पा रही दूसरे बच्चे के साथ, मैं क्या करूँ? प्रैग्मैटिक्स के सोशलाइज़ेशन की इश्यूज़ हों, क्लासरूम बिहेवियर है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा बैठा हुआ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एडीएचडी के बच्चे हमारे पास, उनके बहुत से लैंग्वेज के इश्यूज़ होते हैं। वो सवाल से पहले ही जवाब दे देते हैं, तो वेटिंग, टर्न टेकिंग सिखाना कम्युनिकेशन में, ये भी स्पीच थेरेपिस्ट का डोमेन है। तो अगर मैं ब्रीफली बताऊँ तो एक स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट जितने भी कम्युनिकेशन के बातचीत के मसाइल हैं, उन मसाइल को पीडियाट्रिक से लेके बच्चा जब अभी पैदा होता है, उस वक़्त से भी मेरे पास एक मैं आई हैव बीन टेकिंग अ ट्रेनिंग, और उसमें मुझे मेरे जो ट्रेनर है वो बता रहे थे कि मेरे पास जो मैंने फर्स्ट क्लाइंट देखा था वो एक 3 महीने का बच्चा था जिसकी मैंने स्पीच थेरेपी कराई थी। 3 मंथ ओल्ड चाइल्ड। तो या क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट के पास फीडिंग का भी एक डोमेन है जिसके बारे में मैं बहुत बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने पूरी ये एनाटॉमी पढ़ी होती है हेड एंड नेक की, एंड वी आर द एक्सीलेंट थेरेपिस्ट, एक्सीलेंट पर्सन टू बी सिलेक्टेड एज अ फीडिंग स्पेशलिस्ट। डिस्फेजिया एक और डोमेन है कि निगलने में मसला हो रहा है, फॉर एग्जांपल किसी को कोई फूड है स्ट्रोक के बाद, या अक्सर बच्चे जो हैं जो कि पैदाइशी तौर पे मासूम होते हैं, या पैदाइशी तौर पे वो पैरालिसिस या पेरेसिस होता है, वीकनेस होती है मसल की, उनको खाना निगलने में मसाइल होते हैं, उनको तो हम डील करते ही हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिनकी फूड की, खाने की प्रेफ़रेंस होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो टेक्सचर खाना पसंद नहीं करते, सर्टेन स्पेसिफिकली किड्स विद ऑटिज़्म, उनमें कुछ टेक्सचर के मसाइल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल च्यूइंग के मसाइल हैं, खाना नहीं अपने आस-पास बर्दाश्त करते, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से ऐसे केसेज़ हैं, जो कि फीडिंग स्पेशलिस्ट जो है वो करता है। इसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है जो कि स्पीच थेरेपिस्ट के करिकुलम के अंदर भी उनको दी जाती है, और बाद में भी अगर किसी के करिकुलम के अंदर इंक्लूडेड नहीं था पोर्शन, तो बाहर बाद में भी कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू इंटरनेशनली बहुत से फोरम्स हैं जो कि फीडिंग में ट्रेनिंग करवाते हैं। तो स्पीच थेरेपिस्ट सिर्फ कम्युनिकेशन में नहीं बल्कि फीडिंग और स्वॉलिंग में भी हेल्प करता है अक्रॉस द लाइफ स्पैन। हुँ। अच्छा, एक चीज़ आपने ज़िक्र की कि ट्रेनिंग्स, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कितना फ़ोकस करना चाहेंगी एक प्रोफ़ेशनल की जो कि डिग्री होल्डर है और उसके बाद फ़ील्ड में आ गया है। अब जिस तरह हमने बाकी मेडिकल प्रोफ़ेशन में देखा है कि उसको रेगुलर अपनी एजुकेशन को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि नई रिसर्च, नई टेक्निक्स, तो आप कितना फ़ोकस करना चाहेंगी इस चीज़ पे? आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। जब मैं अंडरग्रेड मैंने किया तो उसके बाद रिफा यूनिवर्सिटी ने एमएस की डिग्री पंजाब में शुरू करवाई थी। उस वक़्त रिफा यूनिवर्सिटी वाज़ द ओनली यूनिवर्सिटी जो कि एमएस एसएलपी करवा रही थी पंजाब में। कराची में हो रहा था पहले से, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी शुरू करवा दिया यहाँ पे हमारे पास। लेकिन मैंने अपनी डिग्री को अपग्रेड करना बेटर समझा, क्योंकि ऑनर्स के साथ मेरे पास इनफ नॉलेज था कि मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकती थी। लेकिन क्योंकि आपको अपने आप को अपडेट करना और रीसेंट ट्रेंड्स पे डालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना नया लर्निंग को देखें, और क्योंकि रिफा ने अभी-अभी शुरू किया था, उनका करिकुलम बहुत रीसेंट ट्रेंड्स पे था। जो कुछ अराउंड द वर्ल्ड हो रहा था, तो वो उन्होंने अपने एमएस की डिग्री में वो डाला हुआ था। तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उससे। यहाँ पे मैं एक और बात भी मेंशन करना चाहती हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बहुत से थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने जो बच्चे जंग बच्चे जिन्होंने ऑनर्स कर लेते हैं, फिर वो क्लिनिकल डिग्रीज़ की तरफ नहीं अपने आप को फ़ोकस करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, हम जॉब्स कर लें, हम यहाँ जॉब कर लें, हम वहाँ जॉब कर लें, इंटर्नशिप कर लें। आई बिलीव कि उनको लाज़मी अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि रिफ़ा में करिकुलम अपडेटेड था, मुझे मौका मिला कि मैं अपडेटेड करिकुलम पढ़ूँ,
उस वक़्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में काम कर रही थी और मैंने क्योंकि एज़ यू नो मैं टीचिंग में बहुत इन्वॉल्व रही हूँ। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का करिकुलम बनाया है 4 साल के डिग्री कोर्स का। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का करिकुलम बनाया है 4 साल के डिग्री कोर्स का। तो मुझे बड़ा मौका मिला कि मैं देखूँ कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है और मैं वो करिकुलम डालूँ इन द 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। तो मुझे बहुत मज़ा भी आया और मुझे बहुत चीज़ें नई सीखने को मिली। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में कोई ऐसा फोरम पंजाब में नहीं है, कराची में ये काम हो रहा है। पंजाब में कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे swallowing पे काम हो रहा हो और आपके पास एक वीडियोग्राम हो जिसके अंदर पेशेंट swallow कर रहा है और साथ स्पीच थेरेपिस्ट बैठा हुआ है और बताता है कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है खाना और आप ये ऐसे swallow कर रहा है और इसको यूँ ये मैनूवर करना चाहिए। We don't have this platform here. Internationally, speech therapists are working in collaboration with radiologists और रेडियोथेरेपिस्ट जो कि साथ मिलके काम करते हैं और बताते हैं कि जी ये पेशेंट ऐसा है ताकि उनके swallowing के मसले हल हों। पाकिस्तान में लाइक इट्स नॉट अप टू दैट लेवल, स्पेसिफिकली पंजाब में तो लोगों को बहुत जरूरत है अपने करिकुलम्स को अपडेट करने की, अपने आप को अपडेट करने की। बच्चे जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एमएस की डिग्री कर लेते हैं, उनको लगता है कि हम बस कंसल्टेंट बन के हमें जरूर मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं। यू ऑलवेज कीप लर्निंग। हर पेशेंट जो मेरे पास आता है वो मुझे नई चीज सिखा रहा होता है। मैंने किताबों से शायद इतना मैंने ना सीखा हो जितना मैंने पेशेंट एक्सपोजर से मैंने सीखा है। और वो जो पेशेंट एक्सपोजर मैं लेती हूँ फिर मैं उसको रिसेंट फ्रेंड से अप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत फायदा होता है। मैंने एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी और फिर किंग एडवर्ड में भी, दैट्स कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, कि आपने रिसर्च बेस्ड जो नॉलेज है उसको लिया, अपने क्लिनिकल प्रेफरेंसेस को लिया और देखा कि ये इस पेशेंट के अकॉर्डिंग कैसे अप्रोच अप्लाई होगी। तो यू नीड टू टेल 3 एस्पेक्ट्स, योर रिसर्च, योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड पेशेंट प्रेफरेंसेस। तो इन तीनों ने मिलके आपको नया रास्ता दिखाया क्योंकि हर पेशेंट की थेरेपी टेलर्ड होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को अपडेटेड रखें। जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त ही रिसर्च पढ़ते रहो, हर वक्त ही आर्टिकल्स पढ़ते रहें, बट अगर आप कोई एक मरीज देख रहे हैं उस पे न्यू अप्रोचेस भी देखें जाके कि क्या हो रहा है इस पे, रिसर्च के साथ काम करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस करें। हमारे पास पाकिस्तान में तो शायद डाटा अवेलेबल नहीं है इतना, लेकिन अमेरिकन स्पीच ऑफ हेयरिंग एसोसिएशन जो कि आशा की वेबसाइट है उसके अंदर हर डिसऑर्डर का एविडेंस मैप पड़ा हुआ है। स्टटरिंग के साथ एविडेंस मैप क्या है आपका, नई चीजें क्या आ रही हैं, न्यूरोलॉजी के साथ एविडेंस मैप क्या है आपका, तो हर चीज का एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस देयर आर लिस्टेड। You need to just go and click and read and update yourself. तो इसके लिए भी आपको कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते कहीं पे, it's just all over the internet. तो जो स्पेसिफिकली जो कोर्सेज है हमारे वो बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। जो वर्कशॉप्स होती हैं पाकिस्तान में, दे ट्राइंग, छोटा सा प्रोफेशन है हमारा, भी नया नया पौधा लगा है, तो दे ट्राइंग टू बिल्ड थिंग्स अप। लेकिन हर प्रोफेशन की जिम्मेदारी है, अपनी भी जिम्मेदारी है कि उसने अपने आप को अपने पिछले सेल्फ से बेहतर बनाना है कि मैं आज के साल में कल के साल से कितना इम्प्रूव हुई हूँ, ये जरूर मैटर करता है। राइट। अच्छा, बेहतरी की बात हो रही है और प्रैक्टिस की बात हो रही है प्रोफेशनल की, तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि बहुत से प्रोफेशनल्स या बहुत से ऐसे सेंटर्स जो ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं वो बताते हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे कि हम ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, ये हमारी यूनिकनेस है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी प्रैक्टिस में भी कुछ ऐसी यूनिकनेस है तो वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? I often get comments कि फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास कल तो मैं छुट्टी थी, परसों मेरे पास एक पेरेंट एंटर होता है मेरे रूम में और मुझे कहता है कि ये आपके साथ ही हैप्पी होती है, ये बाकी जाती जहाँ पे भी वी हैव लाइक मल्टीपल थेरेपीज गोइंग ऑन, हमारे पास मल्टीपल अप्रोचेस होती हैं। तो मुझे कहती है ये कहीं और जाती है तो शी इज नॉट हैप्पी, ये आपके पास कुछ व्हाट्स द सीक्रेट मुस्तफा? मैंने उसको, द सीक्रेट इज प्ले। लाइक मैं कभी भी बच्चे को फोर्स नहीं करती कि बैठो और काम करो। आई हैव बीन ट्रेन्ड इन दिस वे। मैंने प्ले थेरेपी की ट्रेनिंग ली है, प्ले बेस्ड स्पीच थेरेपी की। और मैंने वी आर वर्किंग, आई एम वर्किंग ऑन अनदर अप्रोच दैट्स कॉल्ड गेस्टॉल्ट स्पीच लैंग्वेज थेरेपी अप्रोच, जिसमें हम गेस्टॉल्ट का काम करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बात नहीं करते, वो अपना नाम पूछो, आप व्हाट्स योर नेम, अपना नाम नहीं बताएंगे, लेकिन वो पूरे पूरी कहानियां, पूरे पूरे फ्रेजेस जो उन्होंने टीवी में देखे हुए हैं या जो उन्होंने पोएम्स पढ़ी हुई हैं उनको, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू डैडी फिंगर डैड, तो वो सारी ये कर रहे होते हैं। मतलब कि उनके पास लैंग्वेज स्पीक इन वर्ड्स, बट वो स्पेसिफिकली आई एम सफा यूं करके आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते।
हम उनको अपनी ज़ुबान में या अपने इस अप्रोच के मुताबिक हम कहते हैं कि वो गेस्टॉल्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बच्ची आती है, जब उसको फ्रस्ट्रेशन होती है, जब वो चीज़ें खत्म करना चाहती है, तो वो हैप्पी बर्थडे टू यू का सॉन्ग गाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको लगता है हुँ, कि नाउ थिंग्स आर फिनिश्ड। यस। तो हम ये गेस्टॉल्ट स्पीच थेरेपी के अकॉर्डिंग हम इस पे भी मैं अपने आप को अपडेट कर रही हूँ। फिर हमारे पास ओरल प्लेसमेंट थेरेपी है, जिसपे मैं अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रही हूँ। देयर आर सर्टेन जॉ और मसल्स की मूवमेंट के अकॉर्डिंग किड जिनको एप्रेक्सिया होता है, जिनको स्पीच की साउंड्स की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है, ऑटिज्म के बच्चों को बहुत ज्यादा इससे फायदा होता है, जिनको सेंसरी इश्यूज होते हैं, फीडिंग के इश्यूज होते हैं, जो अपने माउथ में टेक्सचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके साथ ओरल प्लेसमेंट थेरेपी बहुत काम करती है। उनके टूल्स होते हैं, जैसे च्यू ट्यूब है, बाइट ब्लॉक है, उनके साथ आप काम करते हैं। तो यस, मेरी लिस्ट में बहुत से भी और अप्रोचेस हैं जिनको मैंने मैंने रखा हुआ है कि ओके दिस नेक्स्ट मंथ। तो यस, आई हुँ, एम अपडेटिंग, आई एम ट्राइंग टू अपडेट माय सेल्फ। ये बहुत जरूरी है कि आप कोर्सेज और ट्रेनिंग्स अपनी करती रहें। राइट। अच्छा, एक चीज़ और कि फिज़िकल सेशंस में तो अप्रोच और होती है एंड ऑनलाइन में थोड़ा डिफरेंट है। तो पेरेंट्स को कितना इन्वॉल्व होना पड़ता है ऑनलाइन सेशंस में? और जो आपने ऑफ द रिकॉर्ड हमसे थोड़ा ज़िक्र किया था कि डाटा कलेक्शन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स ड्यूरिंग सेशंस एंड विदाउट देम, उसको भी थोड़ा शेयर कीजिए। और आप क्या समझते हैं कि ऑनलाइन वर्सेस फिजिकल और पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इन सेशंस, वो कितना ज़रूरी है? इस एंगल को ज़रा आप अगर रिस्पॉन्ड करें। व्हेन आई वाज वर्किंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हमें बहुत इनकरेज करती थी कि आप रिसर्च करो और कुछ ना कुछ करते रहो। और वैसे भी मुझे बैठे बिठाए भी कुछ आइडियाज आते रहते हैं, अच्छा ये ऐसे होगा तो कैसे होगा, ये ऐसे होगा तो कैसे। तो आई वाज वर्किंग विद सर्टेन फैमिलीज, और मुझे ये महसूस हुआ कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि जिनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता टुवर्ड्स देयर किड। देयर कैन बी बहुत से रीजन हो सकते हैं, उनको अवेयरनेस शायद ना हो इतनी। तो मैंने ये सोचा कि व्हाई डोंट आई हैव एन एविडेंस फॉर दैट, मैं कुछ कुछ मैं गैदर करूं। तो मेरे पास देयर वर 10 फैमिलीज, 10 पेशेंट्स मैं उस वक्त देख रही थी, और मैंने उनको रखा, और मेरे पास कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी काम कर रहे थे साथ साथ अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे, तो मैंने उनको भी बोला कि व्हाई डोंट वी वर्क ऑन दैट। तो हमने कोशिश की कि हम ये देखें कि वो बच्चे जिनके साथ पेरेंट्स मिलके बैठ के हमारे साथ काम करते हैं, उनकी एंगेजमेंट, उनकी हमारे साथ रैपो बिल्डिंग, हमारे साथ थेरेपिस्ट के साथ रैपो बिल्डिंग कितनी जल्दी बिल्ड होती है, और उनकी लैंग्वेज में, उनकी इमिटेशन स्किल्स में कितना ज्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू द पेरेंट्स, जो कि हमारे साथ इतना कोऑपरेट नहीं करते, जो घर में जाके भी यूजुअली ट्राई के बच्चे को हम थोड़ा implement करवाएं चीजें। There was a huge difference. Within 2 or 3 days, you can see the child is enjoying, playful. Um, आप अगर किसी जगह पे जाएं, किसी के घर, कोई आपके लिए स्ट्रेंजर है, नया घर है, नए लोग हैं, आपको हिचकिचाहट महसूस होगी एज कम्पेयर टू कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी अम्मी के साथ, अपने अब्बा जान के साथ, किसी बड़े के साथ जाएं। उस वक्त आप शेल्टर्ड महसूस करें। सेम सिचुएशन हैपेंस विद किड्स। हम बच्चों को, मैं अपनी ट्रेनिंग्स में भी बहुत कहती हूँ, जो मेरे पेरेंट्स के साथ कंसल्टेशंस होती हैं, पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस वर्कशॉप्स होती हैं, मैं उनके लिए उनमें बहुत इस बात पे स्ट्रेस देती हूँ कि हमें बच्चे को, बेशक वो ऑटिज्म का बच्चा है, स्टैमरिंग का बच्चा है, या उसको कोई मसला नहीं है, वो एक नॉर्मल बच्चा है, वी शुड नॉट टेक देम एज रोबोट्स। वो रोबोट्स नहीं है, वो ह्यूमन बींग्स हैं। जैसे आपको कोई बंदा ऑर्डर देता है और आप उस वक्त थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं कि मैं करने लगा था, मुझे क्यों ऑर्डर मिला, उसी तरीके से बच्चे को बार बार कमांड देना, डू दिस डू दैट, नहीं। इफ वो ऑटिस्टिक या इंडिविजुअल विद ऑटिज्म या न्यूरो डाइवर्जेंट होने से पहले वो आपके लिए एक ह्यूमन बींग है। उसको आपके साथ एक ह्यूमन बेसिस पे इंटरेक्शन चाहिए। मुझे यहाँ पे आई वाज वर्किंग विद अ किड, और मुझे मेरी माँ कहती कि इसने कभी मुझे हग नहीं किया, ये आपको हग कर रहा है। Because I wanted to develop the connection. मैं थेरेपी में थी, तो थेरेपी बाद में करेंगे, बट फर्स्ट आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद अ किड। और मैं वो फ्रेंड्स कैसे हो सकती हूँ माँ बाप के बगैर? अगर माँ बाप भी वही अप्रोच इस्तेमाल करें, माँ को पता है बच्चे को भूख कब लगी है, माँ को पता है बच्चे को वॉशरूम कब जाना है, उसको वो प्यासा होगा, क्योंकि वो उसके बिहेवियर्स देख रही है ना, जब से वो पैदा हुआ है। तो वो जितनी बेहतर तरीके से यहाँ पे कंसल्ट कर सकती है मेरे साथ, वो और नहीं कर सकते। और आपने से मुझसे पूछा कि ऑनलाइन में और फिजिकल में किस तरह उनका पार्टिसिपेशन कैसे होता है।
तो ऑनलाइन सेशंस में बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स पार्टिसिपेशन हो। मैंने बहुत से बच्चों के जो कि ऑटिज़्म के नहीं होते और डिसऑर्डर्स के, फॉर एग्जांपल स्टैमरिंग है या स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स हैं, उनका ऑनलाइन क्योंकि उनका ऑनलाइन प्रोग्नोसिस भी थोड़ा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू ऑटिज़्म। तो उन बच्चों के साथ भी पेरेंट की गाइडेंस, पेरेंट्स की सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। स्पेशली किड्स विद स्टटरिंग जो कि रुक-रुक के बोलते हैं या डिस्फ्लुएंसी के साथ है, उसके साथ अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट हमें ऑनलाइन फॉर एग्जांपल सेशन हो रहा है, तो दे जस्ट लीव इट टू द चाइल्ड एंड द थेरेपिस्ट, दे आर वर्किंग टुगेदर। आई बिलीव कि मैं उनको वर्कशीट्स देती हूँ, मैं उनको होम कंसल्टेशन टास्क देती हूँ कि आपने ये वाली एक्टिविटी मम्मा के साथ करनी है, आपने ये एक्टिविटी डैडी के साथ करनी है, ताकि उनको अपनी फैमिली के अंदर पहले एक्सेप्टेंस और एप्रिसिएशन मिले, और फिर वो बाहर जाके काम करना शुरू करें या बाहर के लोगों हुँ, को फेस करना शुरू करें। तो यस, इट वर्क्स वंडर्स। माँ-बाप का जो हमें अल्लाह ने किसी वजह से ही कहा है कि माँ और बाप की इतनी इम्पोर्टेंस है, हुँ, कुरान में भी और हमारे रिलीजन में भी, क्योंकि दे हैव द कनेक्शन विद द चाइल्ड जो किसी और का नहीं हो सकता। जो आपकी माँ की आपकी ज़िंदगी में अहमियत है या बाप की अहमियत है, वो किसी और की नहीं हो सकती। वो जो कर सकते हैं मुआजिज़ा, वो जो मिरेकल कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर सकती। तो आई स्ट्रांगली बिलीव, मैं उनको गाइड करती हूँ कि कैसे करना। मेरे पास बच्चा आता था, मुझे याद आ गया, वो ही वाज ऑन स्पेक्ट्रम, ही वाज हैविंग प्रॉब्लम विद हियरिंग एज़ वेल, और ही वाज हैविंग वेरी बहुत ज़्यादा बिहेवियर्स उसके थे। वो छलांगे मारना, जंप करना, घर से बाहर निकल जाना, खतरे की पहचान ना होना, ये सारे उसके बहुत से प्रॉब्लम्स थे। वो रात को सो नहीं पाता था। वो पेरेंट ने मुझे, पहले मेरे पास वो आ रहे थे मेरे, क्योंकि मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता क्लिनिकल से, मेरे बच्चों की वजह से। जब मेरे बच्चों की पैदाइश में मुझे उन दिनों थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा, तो मैं उसको नहीं देख रही थी। मुझे उनकी कॉल आई कि हम एक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं इसको सुलाने के लिए, लेकिन मैं कंसर्न हूँ कि मैं इसको दवाई दूँ कि नहीं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट होता है। रात को सुलाने के लिए मैं इसको दवाई देती हूँ। बच्चा था 4 साल का। और मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने उनको बताया कि ओके फाइन, हम अगर आज उसको दवाई नहीं देते, आप ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें और फिर देखें क्या फ़र्क पड़ता है। और उस बच्चे ने उस दिन के बाद से दवाई नहीं खाई सोने की। हुँ, वो काम डाउन करने के लिए हमें स्पेसिफिकली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पेरेंट्स को उनके अपने घर की रूटीन के मुताबिक प्लान बना के दे दूँ कि अच्छा आप ये चीज़ें खाता है बच्चा, इसमें से ये एलिमिनेट कर दें। अच्छा इस वक़्त ये बच्चा बाहर जाता है, इसको यूँ कर लें, ये वाली एक्टिविटी ऐसे करते, तो हम पूरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं उनको बना के देती हूँ, ताकि पेरेंट्स घर में बच्चे के साथ एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग काम करें। उसको कोई स्पेशल या उसको दुनिया का अलग हिस्सा ना समझें। वो हमारी कम्युनिटी का पार्ट है। तो हुँ, हमने लेके आना है अपने साथ अंदर। अगर मैं उसको अलग कर दूँगी, माँ-बाप भी उसको छोड़ देंगे कि थेरेपिस्ट के पास बैठ जा, बस उधर जाके काम कर ले। तो वो बच्चा क्या करेगा? वो हुँ, बता नहीं सकते, लेकिन दे आर सो सेंसिटिव। दे फील एवरीथिंग। स्पेसिफिकली किड विद ऑटिज्म, दे फील एवरीथिंग। मेरे पास एक बच्चा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और मैं जब भी इसकी वी हैव अ लिटिल अर्ली इंटरवेंशन सेंटर हियर एज़ वेल, तो हम जिसमें बच्चों को मेन स्ट्रीम के लिए तैयार भी करते हैं। तो मैं उसकी, जब भी मैं रूम में जाती हूँ, तो वो दूर से आके मुझे, उसने मेरे साथ बात करने के लिए वो यूज़ द वर्ड हग, उसने सीखा है क्योंकि मैं उसको नहीं हुँ, देती हग, जब तक वो हग बोलता नहीं है। तो हुँ, वो दूर से आता है, मुझे देख लेता है और आके मुझे हग करता है। तो ही दे आर किड्स, वो आपको फ़ील करते हैं, वो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। ये कनेक्शन माँ-बाप के साथ बन जाएगा, तो व्हाई डोंट वी दे विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन देम, क्योंकि सिर्फ ये कम्युनिकेशन ही नहीं है, ज़िंदगी के और भी बहुत से अप्स एंड डाउन्स हैं जो उन्होंने उनको बताने हैं, सिखाने हैं। क्योंकि सिर्फ ये 4, 5, 6 साल की उम्र नहीं है, आगे और भी बहुत 17, 18, 19, हुँ, 20 आगे और बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, मेजर इश्यूज़ हैं, जो कि हम लोगों को, जो कि बिल्कुल ऑटिस्टिक नहीं है और चीज़ें बिल्कुल फाइन है, हमें कितना कुछ फेस करना पड़ता है सोसाइटी में। दे आर हुँ, डिफरेंट, तो उनको बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। राइट। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि जो ये प्रोफ़ेशनल हैं पेरेंट्स को आप क्या मशवरा देती हैं कि कैसे या क्या पॉइंट्स उनको देखने चाहिए, किन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए जब भी वो किसी ऐसे प्रोफ़ेशनल को तलाश कर रहे हों? क्या चीज़ वो देखें? अम, सबसे पहले तो आप जब किसी को, आपको पता लगा कि जी मेरे बच्चे का ये मसला है और वो ऑटिज़्म के साथ है या उसको स्टैमरिंग का इश्यू है, तो बहुत से ऐसे फ़ोरम्स हैं, जैसे आपका फ़ोरम है, जिसमें आपने मेंशन किया हुआ है कि ये पर्सन है सर्टिफाइड, तो ऐसी ऐसी फ़ोरम जो कि आपको सर्टिफाइड और एजुकेटेड, प्रॉपर्ली एजुकेटेड लोगों का बता रहे हैं, वो बड़े अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। जब मैंने पहली दफ़ा देखा और मुझे मेरी स्टूडेंट ने बताया कि मैडम ये देखें, ये एक वेबसाइट है,
असल में उन्होंने लेना था, डाटा कलेक्शन करनी थी उन्होंने, और उनको स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए थे। हमें स्पीच थेरेपिस्ट मिल नहीं रहे थे, अब क्रॉस पाकिस्तान हम कैसे करें? तो हमें आपका फॉरम मिला, और उधर से मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, मैम ये देखिए कितना अच्छा है कि इधर सारे सारे हैं। तो अगर हम एज प्रोफेशनल्स उसको इतना अप्रिशिएट करें, तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो वहां जाए जहाँ पे लिस्टेड है स्पीच थेरेपिस्ट कि ये बंदा यहाँ पे सर्टिफाइड है, क्योंकि जो काम पेरेंट्स ने करना था वो इन लोगों ने कर दिया, और इन्होंने उसकी सर्टिफिकेशन और उसके ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करके अपनी फॉर्म पर डाल दिया। तो एजुकेशन को कंफर्म करना, और जो थेरेपिस्ट है उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कंफर्म करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक थेरेपिस्ट है, मेरे पास, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ, तो मेरे पास बच्चे, स्पेसिफिकली जो लड़के मेरे पास शुरू शुरू में आए, हमारे पास, मुझे याद पड़ता है कि एक बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, मैम मैं ये काम नहीं करना चाहता, मुझे तो नहीं पता था कि बच्चों के साथ खेलना होता है, ये मैं नहीं करना चाहता। तो और अभी वो बच्चा जो है वो माशाल्लाह वो एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, स्पीच थेरेपिस्ट है, और बड़ा अच्छा खुश बाश है अपनी फील्ड में। तो वो बच्चे हमारे पास ऐसे भी आते हैं स्टूडेंट्स, जो कि जिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं होता ना, वो कोशिश करते हैं कि हम एडल्ट से ज्यादा काम करें। फिर कुछ लोगों की ट्रेनिंग अलग अलग तरह ने सबका सबका एप्टीट्यूड बनाया है। कुछ शायद ऐसे लोग हो जिनका एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एडल्ट ज्यादा हो, किसका एप्टीट्यूड टुवर्ड्स किड ज्यादा हो, तो आप उसका एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि उसने कितने साल कहाँ काम किया है। जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की आपका फॉरम है, उसमें मेंशन है कि किसका कितना एक्सपीरियंस है कहाँ कहाँ पे, तो ये बड़ी चीज हो सकती है। कि जब आप एंटर होते हैं कमरे में और आप देखते हैं कि the therapist is how playful is with the child, specifically with pediatric population, मैटर्स अलॉट, इट मैटर्स अलॉट। कितना वो बच्चे के साथ स्किल आपको कैसे बिल्ड हो रही है, कितना कितना आपको फीडबैक कितना दे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डॉक्यूमेंटेशन। स्पीच थेरेपिस्ट मेंटेन अ डॉक्यूमेंटेशन विद देमसेल्व्स। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास, अगर आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपको पूरा नोट बता के देगा कि ये मेरा पेशेंट है, ये मेरा प्लान है इसके लिए, और मैं 6 महीने में उसको यहाँ देखूंगी। हम्म। यार मैं दोबारा अपना केस प्रैक्टिस पे चली जाऊंगी। जो आपको मैंने पहले मेंशन किया कि आशा की वेबसाइट पे मैप्स पड़े हुए हैं, देयर आर अप्रोचेज आपको बताती हैं कि आपने 6 महीने थेरेपी करनी है, हफ्ते में इतने सेशन लेने हैं, और इतने मिनट के सेशन होंगे, और इतनी इंप्रूवमेंट आएगी। क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में स्पीच थेरेपी की सर्विसेज बहुत ज्यादा फॉरम्स उनको सपोर्ट नहीं करते, जो इंश्योरेंस के फॉरम्स होते हैं स्पेसिफिकली, जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल मेडिकल इंश्योरेंस के फॉरम्स होते हैं। बाहर ये बहुत ज्यादा है, बिलिंग का जो डोमेन है बाहर, वो बहुत बहुत स्पेसिफाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कोड्स हैं आपके पास के, अगर फॉर एग्जांपल ऑटिज्म का कोड है, और उन्होंने बताया है कि मैं इतने दिन थेरेपी करूंगी इसको, और इसमें इतनी इंप्रूवमेंट आएगी। And then they reevaluate after certain period, 6 months या 1 year, they reevaluate and they again form their goals. थेरेपिस्ट आपको अपने साथ कितना मर्ज कर रहा है बहुत जरूरी है। एक कंसल्टेंट में और एक नॉर्मल थेरेपिस्ट में फर्क ये है कि कंसल्टेंट की अप्रोच होती है वो टेलर्ड होती है टुवर्ड्स पेरेंट्स। वो हम्म। आपके मुताबिक, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज वर्किंग इन मेयो हॉस्पिटल, तो वहां पे मेरे पास बहुत से मरीज ऐसे आते थे जो बहुत दूर दराज से आते थे, और वो नहीं आ सकते थे रोज रोज हमारे पास। तो फिर हम उनको उनके मुताबिक, अच्छा तुसी महीने च इन्ने बारी आ जाया करो, तुसी हम्म। एक बारी आ जाया करो, लेकिन तुसी कार काम करना है। तो हम वो जब उनको देते थे, प्लान प्रॉपर देते थे कि अपने घर में कैसे, क्योंकि हमने अपनी थेरेपी टेलर्ड करनी है। मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है, मैं बच्चों को बहुत, टेलर्ड का वर्ड, लाइक इट शुड बी अकॉर्डिंग टू, जैसे कपड़े होते हैं ना, आपकी स्टिच टेलर करता है, हम्म। वैसे इट शुड बी टेलर्ड टू द नीड्स ऑफ द क्लाइंट। तो अगर आपका थेरेपिस्ट इन टर्म्स विद यू है, आपको डॉक्यूमेंटेशन ले रहा है, आपके साथ आप सिंसियर है, आपको बता रहा है, और आपको ट्रू पिक्चर दे रहा है आपके पेशेंट की, आपके क्लाइंट की, यस दैट वर्क्स। हम्म। अच्छा। एक और चीज हमें ये बताइए कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार है? My number is readily available over the internet. आप मुझे गूगल कर सकते हैं आप मुझे गूगल कर सकते हैं, एंड यू विल गेट माय व्हाट्सएप नंबर। और उधर से मुझे जरूर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर पेरेंट्स। बस मसला ये है कि मेरे अपने दो, अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस किया है 2 बच्चों के साथ और यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास लाइक जब मैं जॉब करती हूँ, तो मैं जब आती हूँ तो दे हैव लॉट्स ऑफ माय टाइम, बट आई मेक श्योर कि मैं जरूर पेरेंट्स के लिए, और अगर जो क्लाइंट्स हैं जो अभी भी पाकिस्तान में हैं और दे लुक आफ्टर मी तो मैं उनको जरूर इन टच रखूं, और मैं उनको जरूर क्लिनिकल सर्विस प्रोवाइड करूं। तो या इट्स अवेलेबल ओवर द। राइट। तो वो नंबर हम अपनी ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उसकी डिस्क्रिप्शन पोर्शन में भी डाल देंगे,
सो दैट इफ कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो वहां से कांटेक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान जैसे माशरे में अभी भी हम ये नोट करते हैं कि बहुत से ऐसे फ्रेजेस, वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि बाकी बहुत सी दुनिया में ऑब्सलीट हो चुके हैं, नहीं यूज़ होते। तो आप क्या समझती हैं कि उन अल्फाज का इस्तेमाल जो अब सॉफ्ट वर्ड्स जिनको हम कहते हैं, न्यूरो डाइवर्जेंट और इस तरह की, तो उनके इस्तेमाल से पेरेंट्स पे और बच्चों पे फ़र्क भी पड़ता है या इससे कोई फ़र्क ख़ास पड़ता नहीं है? um, जब when a child is born, जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसका नाम रखते हैं और हम पे एज पेरेंट्स ये अल्लाह ताला की तरफ से जिम्मेदारी है कि उसको अच्छे नामों से बुला। डायग्नोसिस और स्टैम्प मैटर्स अ लॉट। जैसे फॉर एग्जांपल नॉट जस्ट इन इन द केस कि हमने उसको नेम क्या देना है, ऑटिज्म देना है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देना है या मेंटल रिटार्डेड देना है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बात रिपोर्ट की भी है। असल में जब हम मैंने बहुत देखा है कि जब मैं किसी की रिपोर्ट पढ़ती हूँ तो ये बहुत ज्यादा चाइल्ड इज पुअर इन दिस, चाइल्ड इज दिस एंड दैट, वी यूज वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वर्ड्स फॉर द रिपोर्ट्स, स्पेसिफिकली फॉर प्रोफेशनल्स। यहाँ पे मैंने जो चेंज देखा है और मैंने इंटरनेशनली जब भी मैं कंपेयर करती हूँ तो रिपोर्ट्स आर ऑलवेज स्ट्रेंथ बेस्ड। चाइल्ड इज गुड इन दिस, चाइल्ड इज वर्किंग एक्सीलेंट इन दिस कैटेगरी। अगर आपने कुछ नेगेटिव भी बताना है तो सैंडविच अप्रोच, पहले बता के अच्छा फिर आपने बताया अच्छा उसको ही स्ट्रगल्स इन दीज, ही रिक्वायर्स मोर असिस्टेंस इन दीज एरियाज। तो हम ऐसे काम करते हैं इवन व्हेन वी राइट रिपोर्ट्स एज वेल। तो जिन जिन अलकाब से आप पुकारते हैं, जिन जो डायग्नोसिस आप देते हैं टू द चाइल्ड, वो बहुत मैटर करता है। जरूरी है कि आप रियलिस्टिक पिक्चर दें, जरूर ये नहीं कि आप बच्चे को प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है और आप पेरेंट को कहें कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज फाइन, ये बिल्कुल नॉर्मल है। रियलिस्टिक पिक्चर दें, लेकिन अल्फाज का चुनाव बहुत बहुत मैटर करता है। मेरे पास मुझे याद पड़ रहा है 2017 की बात है, मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था किंग मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेरे पास एक पेरेंट आया और वो बाप था अपने बच्चे के साथ आया, वो रो रहा था। कि क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि मैनू क्या है किसी ने कि ए ਤੁਹਾਡੇ बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकता, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ वास्ते कोई प्लॉट लेके रख दो। ये दिस इज द वे दे वर टोल्ड द डायग्नोसिस। तो मेरा मकसद किसी को मतलब ये कहना नहीं है कि वो गलत है और हम ठीक है, लेकिन आप इमेजिन करें कि एक इंसान का कुल सरमाया उसकी औलाद। जब मैं माँ बनी तो मुझे अंदाजा हुआ कि बच्चे क्या होते हैं माँ बाप के लिए। और जब आप उसको कि कोई आपको बताए कि नहीं आपके बच्चे में ये है और ये है और ये कमी है और ये, तो आपको कैसा महसूस होता है? कि अगर आप हम जब जो बच्चे स्टैमरिंग करते हैं इंटरनेशनली, आप उनको स्टटरर नहीं कहते क्योंकि दे बिलीव कि जो प्रॉब्लम है वो बच्चे को डिफाइन नहीं करती। जरूरी है कि हम देखें इंडिविजुअल विद स्टटरिंग और हैविंग कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, राइट, कि उसको ये मसला है लेकिन वो स्टटरिंग उसको डिफाइन नहीं करती, वो उससे ज्यादा है, इज मोर देन दैट। सेम गोज फॉर ऑटिज्म, सेम गोज विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इवन आपको पता है मेंटल रिटार्डेशन का तो वर्ड ही ऑब्सोलीट हो गया है, लेकिन मैंने बहुत देखा अभी भी जब भी मैं फॉरम्स पे या जब भी मैं कोई रिपोर्ट्स पढ़ रही होती हूँ तो उसमें बहुत दफा ये लिखा होता है। अगेन पेरेंट्स के लिए प्रोफेशनल्स को अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है कि हम क्या क्या वर्ड्स क्या क्या टर्म्स अभी हैं और हम किसी वजह से वो आई है, किसी वजह से वो देर आर अराउंड अस, तो उनको इस्तेमाल करना बेहतर है, लेकिन विद रियलिस्टिक पिक्चर लाजमी, रियलिस्टिक पिक्चर लाजमी। राइट। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप इतने अरसे से फील्ड हैं, टीचिंग में भी हैं, एंड नाउ यू आर इन अब्रॉड एज वेल, और चीजें देख रही हैं कि किस तरह काम हो रहा है, तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगी जो पाकिस्तान में रिहैब फील्ड है उसकी अगर हम बेहतरी चाहते हैं मजीद, तो हमें किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए, या हम एज अ प्रोफेशनल्स रिहैब फील्ड के उनमें किस चीज की कमी देखते हैं जिस पे फोकस करने की जरूरत है या जिस पे काम करने की अभी बहुत जरूरत है?
अगर हम ग्रास रूट लेवल से शुरू करें, बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं दुनिया में, जब बच्चा पैदा होता है और जब बच्चा पैदा नहीं भी हुआ होता अभी, वो अभी प्रोसेस में होता है इन डेवलपमेंट, वो उस वक्त ही ट्रेन करना शुरू कर देते हैं उसको। माँ को आर्चरी सिखा रहे हैं, माँ को मैथ सिखा रहे हैं कि बच्चे का जहन पे जरा फोकस पड़े और बच्चा बेहतर हो, राइट। तो जरूरी है कि हम अपनी डायरेक्शन को जरा फोकस करें। हमारे बच्चे को जब तक वो एफएससी में होता है पता ही नहीं होता कि मैंने क्या बनना है, right? उसको एफएससी में मेडिकल में नहीं एडमिशन हुआ, इस मैंने ये भी एक रिसर्च किया एंड आई प्रेजेंटेड दैट इन अ कॉन्फ्रेंस कि व्हाई पीपल डू नॉट कम इन द रिहैबिलिटेशन फील्ड एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में काम कर रही थी और हमारे बहुत से प्रोग्राम था, डी आता था, फॉर एग्जांपल डी एमएलटी था, डी पीटी था, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, डॉक्टर ऑफ एमएलटी। तो मेरी रिसर्च में मैंने ये पेपर में प्रेजेंट भी किया कि बहुत से स्टूडेंट सिर्फ डॉक्टर का नाम लगाने के लिए अपने साथ उस फील्ड में आ जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो फील्ड क्या है। उस वक्त हमारा स्पीच थेरेपी का डीएसएलपी नहीं था, पता नहीं अभी भी है कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन डॉक्टर का टाइटल अपने साथ लगाने के लिए, क्योंकि उनको ये सारी जिंदगी बच्चा पैदा हुआ ये डॉक्टर बनेगा, ये डॉक्टर बने, तो जब वो डॉक्टर नहीं बनते, जब मैं भी इस प्रोफेशन में आई तो मेरी एक रिलेटिव थी, वो डॉक्टर थी, और उन्होंने मुझे कहा, वो डॉक्टर बन रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि कितना बुरा लगता है ना कि पेरेंट्स आपको डॉक्टर बनाना चाहे और आप डॉक्टर नहीं बनी। And I was like, जो मैं बनी हूँ मैं उसमें proud of that। मैं शायद डॉक्टर बन जाती, मेरे अब्बा मुझे वी हैव आल्सो प्लानिंग फॉर चाइना उन दिनों में बहुत था कि आप चाइना जाके पढ़ लें, आप यूके जाके पढ़ लें। तो माय फादर वाज लाइक ऑन टू दैट टू, बट अल्लाह ने मेरे लिए चूज किया हुआ था। तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम ग्राउंड लेवल से शुरू करें और प्रोफेशनल्स को अपनी एप्टीट्यूड के मुताबिक अपना प्रोफेशन सिलेक्ट करना सिखाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बच्चे एफएससी में होते हैं, उनको हम वर्कशॉप्स करवाएं, वहां पे उस जगह पे आप लोगों को बताएं कि ये करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा मेरे पास आया ना एफएससी के बाद अंडर ग्रेड में, और उसको नहीं पता कि स्पीच थेरेपी क्या होती है, उसको एकदम यूं अच्छा ये होती है स्पीच थेरेपी, देन पीपल फील ये तो मैं नहीं बनना चाहता था, ये तो मुझे नहीं अच्छा लगता। फिर जो आपको अच्छा नहीं लगता वो आप कैसे कर सकते हैं? बट आपकी जॉब वो होनी चाहिए जिसमें आप अच्छा महसूस करें। तो सबसे पहले नंबर वन, करियर काउंसलिंग। लोग यहाँ पे इस प्रोफेशन में आए, चूज करके आए, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ये आम प्रोफेशन नहीं है। जब मैं आई रिमेम्बर आई वाज गिविंग अ टॉक ऑन ऑन इन एन ओपनिंग सेरेमनी, जहाँ पे मेरे पास नए बच्चे आए हुए थे और मैंने उनको बोला कि आप लोग जो भी स्पीच थेरेपी के फील्ड में आए हो, ये इस बात सोच के आओ कि ये फील्ड पैसा कमाने के लिए नहीं है। यू विल हैव मनी, बट ये यहाँ वो लोग आएंगे जिनको दर्द दिल है, लोगों के लिए, जिनको इंसानियत की खिदमत करनी, यहाँ ये वो एरिया ऑफ फील्ड है। तो एप्टीट्यूड नंबर वन बहुत जरूरी है, जो पाकिस्तान में कमी है। लोग जब कोई एक फील्ड होना शुरू जाती है स्टार्ट, सब लोग उस फील्ड में आना शुरू हो जाते हैं। अगर वो अंडर ग्रेड में नहीं भी आए तो वो मास्टर्स करके उस फील्ड में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं उसमें पैसा है, वहां पर बड़ा मनी विल कम आफ्टर यू, वट एवर यू डू उसमें एंजॉय करें, आपकी मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है। एंड नंबर टू, वी नीड कोलैबोरेशन अमंग प्रोफेशनल्स, ये बहुत जरूरी है। दुनिया भर में मल्टी डिसिप्लिन टीम अप्रोच बहुत जरूरी है। अगेन आई गो बैक टू द यूनिवर्सिटीज, जब बच्चे यूनिवर्सिटीज में होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ वाला जो डिसिप्लिन है वो क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है। मैं अक्सर अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन देती थी कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन स्पीच थेरेपी, कि आपकी प्रैक्टिस में या आपके हम मैंने ये मेरा प्रोजेक्ट होता था कि हमने एक पेशेंट को मल्टीपल अप्रोचेस में, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट आपके पास, इसको आप मल्टीपल प्रोफेशनल के साथ कैसे डील करोगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर उनको हम उस वक्त उनका माइंड में कर दें कि आपने जब आपने अपना क्लिनिक खोलना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। हमारे स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो यूजली उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं जहाँ पे बहुत से डिसिप्लिन इकट्ठे हैं, फिजियोथेरेपी है, ऑडियोलॉजी है, ऑक्यूपेशन थेरेपी है, तो ये बहुत अच्छा अपनी टीम उस वक्त से बना सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि वो कोलैबोरेट करें, क्योंकि यहाँ पे एबीए थेरेपिस्ट क्या कर रहा है या ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट क्या कर रहा है वो स्पीच थेरेपिस्ट को नहीं पता होता। जैसे मैं आपको पहले मैंने गेस्टाल्ट की बात की, तो गेस्टाल्ट अप्रोच जो है वो ओटी के साथ मिलके, जब बच्चा रेगुलेटेड हो प्रॉपरली उस वक्त वो एक्सेलेंटली काम करती है। तो देर आर मेनी अप्रोचेस जो कि हम ओटी के साथ मिलके या एबीए थेरेपिस्ट के साथ मिलके अप्रोच को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे सेंटर्स की बहुत कमी है जो कि कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करें।
और नंबर 3 वो डॉक्यूमेंट करें अपनी चीज़ों को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखें। बहुत से स्कूल्स में या बहुत से सेंटर्स में जो थेरेपिस्ट काम कर रहे होते हैं, वो एक ही प्लान को फ़ॉलो करते रहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये है, उसी प्रैक्टिस को फ़ॉलो करते रहते हैं। और जैसे एक आपको कंफर्टेबल आप एनवायरनमेंट में हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जगह बैठे हैं और आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर ग्रोथ नहीं होती, आप ग्रो नहीं करते। तो हमारे ऐसे सेंटर्स बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस किया है पाकिस्तान में कि जो जहाँ पे थेरेपिस्ट भी हैं, सब कुछ है, इनिशियल स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं, लाइक एवरीडे मोटिवेटेड, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, उसमें चैलेंज नहीं करते अपने आप को और वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं। तो दे हैव टू कीप अप देमसेल्व्स, उनको अप टू डेट करते रहना चाहिए अपने आप को। तो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में कोलैबोरेटिव अप्रोच, आपकी करियर काउंसलिंग, और फिर जब आप करियर में आ जाए कोलैबोरेटिव अप्रोच कर रहे हैं, तो डिसिप्लिनरी रिस्पेक्ट कि ये मेरा काम है, आई एम बाउंड हियर, एंड देन ये अगले बंदे का काम है, ये उसका डोमेन है, दे विल डू इट बेटर देन मी। I can be trained in multiple approaches, but I can't be a psychologist. I can't be an occupational therapist. मैं वो नहीं बन सकती। वो उनका डोमेन है, वो उनकी स्पेशलिटी है। लोगों को उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग काम करने देना, स्पेस देना बड़ा जरूरी है। गोल आपका बच्चे की बेटी होना चाहिए या पेशेंट की बेटी होना चाहिए। मनी मेकिंग नहीं, मनी आपके पास, पैसा आपके पास आ जाएगा, हर जगह से आएगा। मेन गोल इज प्रेफरेंसेस। राइट। बड़े आपने बिल्कुल की पॉइंट्स पे फोकस किया जिनकी वाकई में हम भी कमी महसूस करते हैं। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। और इसी के साथ ही वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। थोड़ा प्रोलॉन्ग कर गया, लेकिन वो इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि वी वांट कि जितनी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों से ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को काबू करना भी थोड़ा मुश्किल है। Yes. तो सो वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू जी। मिस सफ़ा, आपका मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस ऑफ डे में आपने टाइम निकाला, एंड थैंक यू वंस अगेन। Thank you so much. Thank you so much for inviting me. It was pleasure talking to you. It's indeed a very informative platform, और मैं आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक कहना चाहती हूँ। Keep doing this good work. अल्लाह ताला आपके लिए और इस काम में आसानियां पैदा करे और आपको जज़ा दे जो आप अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत। आमीन। और हम ये चाहेंगे कि जिस तरह आपने बीच में जिक्र किया कि जिस तरह कुछ टॉपिक्स है जिन पे आप बात करना चाहेंगी, हम चाहेंगे कि किसी कन्वीनियंट टाइम पे उन पे भी हम बात कर सकें, जिस तरह फीडिंग इशू है या स्लीप इशू है उसके ऊपर, या इस तरह और टॉपिक्स जैसे आपको टाइम मिलेगा कन्वीनियंटली हम देख सकते हैं कुछ, तो हम चाहेंगे कि हम उन पे भी कुछ सेशन कर सकें। जरूर और जरूर, क्यों नहीं। ओके। और इसी के साथ हम आप सबसे भी ज़्यादा चाहेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।